हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मौर्य एम्पायर के बारे में, मौर्य डायनेस्टी के बारे में, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश के अगले शासक अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में। फ्रेंड्स, मौर्य वंश के अंतर्गत अब तक हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिस्कशन किया, उनके बारे में जाना, साथ ही साथ हमने बात की है बिंदुसार के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं आज सम्राट अशोक के बारे में। तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं 273 ईस्वी पूर्व से। ईस्वी पूर्व। फ्रेंड्स, इस समय मगध के साम्राज्य के तात्कालिक शासक बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। बिंदुसार की मृत्यु, हो जाती है। साथ ही मगध के साम्राज्य पर विराजमान होने के लिए या मगध के साम्राज्य को शासित करने के लिए उत्तराधिकारी युद्ध प्रारंभ हो जाता है। युद्ध प्रारंभ होता है, कौन सा? उत्तराधिकारी युद्ध। और ये युद्ध प्रारंभ होता है बिंदुसार के दोनों पुत्रों के मध्य। वे कौन कौन थे? तो सुसीम व अशोक के मध्य ये युद्ध प्रारंभ होता है। सुसीम व अशोक के मध्य। मगध के साम्राज्य को लेकर कि मगध के साम्राज्य या मगध के शासन को अब कौन संभालेगा, इस हेतु इन दोनों राजकुमारों के मध्य क्या हो जाता है? युद्ध प्रारंभ हो जाता है, जिसे नाम दिया गया है उत्तराधिकारी युद्ध। अब इस युद्ध का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या रहता है? तो 4 वर्षों तक ये युद्ध लड़ा जाता है। तो इसकी समय सीमा होती है, ये स्टार्ट होता है 273 ईस्वी पूर्व से और ये खत्म होता है 269 ईस्वी पूर्व। तो 4 वर्षों तक ये युद्ध लड़ा जाता है। और इस युद्ध का परिणाम क्या निकलता है फ्रेंड्स? तो इस युद्ध का परिणाम निकलता है, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक की विजय हो जाती है और मगध के शासन या मगध की राजगद्दी पर विराजमान होने वाला अगला शासक बनते हैं सम्राट अशोक। तो इस तरह सम्राट अशोक को मगध का शासन मिलता है। तो मगध की राजगद्दी पर कब विराजमान होते हैं अशोक? वो होते हैं 269 ईस्वी पूर्व में, 4 सालों के उत्तराधिकारी युद्ध करने के बाद में 269 ईस्वी पूर्व में। यदि इनके शासनकाल की बात की जाए कि इन्होंने कब तक शासन किया था, तो इनका शासनकाल का समय था 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक ये मगध के साम्राज्य को संभालते हैं, मगध साम्राज्य पर शासन करते हैं। वर्षों की बात की जाए, कितने वर्षों तक इन्होंने शासन किया था? तो 37 वर्षों तक इन्होंने मगध साम्राज्य पर शासन किया था, 37 वर्षों तक। अब अशोक महान के यदि पेरेंट्स की बात की जाए कि कौन कौन इनके माता पिता थे, तो पिता के नाम से आप सभी वाकिफ हैं। ये बिंदुसार के पुत्र थे, फादर थे इनके बिंदुसार, और इनकी मदर का नाम था धर्मा। ठीक है, इनकी माँ का नाम क्या था? धर्मा, और पिता थे इनके बिंदुसार। इतिहास में इनकी माता धर्मा का एक अन्य नाम भी मिलता है, जो कि है सुभद्रांगी। सुभद्रांगी। तो यदि क्वेश्चन आए कि अशोक की माता का नाम क्या था और यदि सुभद्रांगी हो ऑप्शन में, तो आप इस पे भी मार्क करेंगे। सुभद्रांगी भी धर्मा ही थी। ठीक है, तो ये हो गए इनके पेरेंट्स की बात। अब हम बात करते हैं इनकी वाइफ और इनके संतानों के नाम के बारे में। तो अशोक महान की कई रानियां हुई, अब हम उनके नाम देख लेते हैं। इनकी पहली पत्नी जो थी उनका नाम था श्रीदेवी, और अन्य रानियां हुई कारावुक्की, कारावुक्की हुई इनकी एक अन्य रानी, पद्मावती और तिष्य रक्षिता नामक, ये सारी रानियां थी राजा अशोक की। तिष्य रक्षिता नाम पूछे जाते हैं फ्रेंड्स,
क्या क्या नाम थे? श्रीदेवी, कारावुकी, पद्मावती व तिष्य रक्षिता। अब यदि इनके संतानों के नाम देखे जाए तो इनके किड्स, जो इनके बच्चे हुए उनके नाम देखे जाए, संतान, तो वे हैं महेंद्र, संघमित्रा, कुणाल, चारुमती व तीवल नामक इनकी संतानें हुई। ये इनकी संतानें थी। कौन कौन? महेंद्र, संघमित्रा, कुणाल, चारुमती व तीवल नाम की इनकी संतानें थीं। इनमें महेंद्र व संघमित्रा इंपॉर्टेंट है, आगे हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब फ्रेंड्स, कुछ ऐसे अभिलेख हैं जहाँ पे हमें सम्राट अशोक के नाम उत्कीर्णित मिलते हैं, तो देख लेते वे कौन कौन से अभिलेख हैं। तो वे अभिलेख हैं मास्की व गुर्जरा अभिलेख। मास्की व गुर्जरा अभिलेख में हमें सम्राट अशोक का नाम अशोक अंकित मिलता है, उत्कीर्ण मिलता है, अशोक। और यदि हिंदू ग्रंथों की बात की जाए, पुराणों की बात की जाए, तो पुराणों में इनका नाम हमें मिला है अशोकवर्धन। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। मास्की व गुर्जरा अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम हमें अशोक अंकित मिलता है, साथ ही हमें पुराणों में अशोक का नाम अशोकवर्धन व अशोक महान मिलता है। वह अशोक महान भी इन्हें कहा गया है कहीं पे, अशोक महान। ठीक है, तो ये तो हो गई सम्राट अशोक के नामों के बारे में डिस्कशन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 269 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा मगध साम्राज्य को संभाला जाता है। मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर ये विराजित होते हैं। सब कुछ बढ़िया से चल रहा होता है। अशोक इस दरमियान कई युद्ध लड़ते हैं और युद्धों पर विजय प्राप्त करते हैं। उसके बाद में समय आता है 261 ईस्वी पूर्व। 261 ईस्वी पूर्व अर्थात अशोक के मगध साम्राज्य की गद्दी पर विराजमान होने के 8वां वर्ष। ये कौन सा वर्ष होता है? 8वां वर्ष। ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कि कौन सा वर्ष था, तो 8वां वर्ष। तो इस वर्ष क्या होता है? इस वर्ष होता है एक युद्ध जिसका नाम है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध। कलिंग की बात की जाए तो कलिंग वर्तमान उड़ीसा राज्य में स्थित है। वर्तमान उड़ीसा राज्य में स्थित। तो कलिंग क्षेत्र में सम्राट अशोक के द्वारा आक्रमण किया जाता है। यहां पर युद्ध लड़ा जाता है। उस समय पर कलिंग की तात्कालिक राजधानी होती है तोसली। कलिंग के युद्ध का परिणाम क्या होता है? इस युद्ध का परिणाम होता है, इसमें अशोक की क्या होती है? विजय हो जाती है। सम्राट अशोक क्या हो जाते हैं? विजित हो जाते हैं, तोसली पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। लेकिन दोस्तों होता यह है कलिंग के युद्ध में, ये युद्ध इतना भयावह होता है कि इसमें लाखों लोगों की जान चली जाती है, लाखों लोगों के प्राण फूंक दिए जाते हैं, जिससे अशोक इस युद्ध को जीत तो लेते हैं, लेकिन अशोक का हृदय जो होता है वो क्या हो जाता है? विक्षिप्त हो जाता है, काफ़ी दुखी हो जाते हैं, काफ़ी उदास हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और अशोक ये प्रण लेते हैं कि कलिंग के युद्ध के बाद में अब मैं अपने पूरे जीवन में कोई भी युद्ध नहीं लड़ूंगा, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करूंगा। इसलिए ये युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे होता है अशोक का हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन फलस्वरूप अशोक क्या करते हैं? अहिंसा का मार्ग अपना लेते हैं। अहिंसा का मार्ग अपना लेते हैं। अपनाते हैं। तो इस युद्ध में हमने क्या क्या जाना? देखिए, ये युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया जाता है अशोक के द्वारा, उनके राज सिंहासन बैठने के 8वें वर्ष में।
कहाँ पे किया जाता है? तो वर्तमान उड़ीसा राज्य में स्थित है कलिंग। और उस समय है ना, पुराने समय में कलिंग की राजधानी तोसली होती है, तो तोसली पे ये आक्रमण करते हैं अशोक और ये युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में अशोक की विजय हो जाती है, लेकिन जनहानि और इतने लाखों का नुकसान, लाखों लोगों की जानों का नुकसान होता है, जिससे अशोक विक्षिप्त हो जाते हैं और फलस्वरूप उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। और इस युद्ध के बाद में वे प्रण लेते हैं कि आज के बाद में किसी भी प्रकार का कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करूंगा, अर्थात वे अहिंसा का मार्ग अपना लेते हैं। यहाँ पे होता है अशोक का हृदय परिवर्तन। और माना जाता है कि अशोक द्वारा बौद्ध भिक्षुक मोगलीपुत्र तिष्य से प्रभावित होकर अहिंसा का मार्ग अपनाया जाता है। किससे प्रभावित होते हैं? एक बौद्ध भिक्षुक हुए थे मोगलीपुत्र तिष्य, ये बौद्ध भिक्षुक हुए थे। इनसे प्रभावित होकर अशोक अहिंसा का मार्ग अपना लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब अहिंसा के मार्ग अपना लेने के क्रम के बाद में फ्रेंड्स, जो अशोक होते हैं ये बौद्ध धर्म से इतना प्रभावित होते हैं कि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। किस धर्म के? तो अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाते हैं और अनुयायी बनने के क्रम में इन्हें दीक्षा कौन प्रदान करता है? तो बौद्ध भिक्षुक उपगुप्त द्वारा ये दीक्षा प्राप्त करते हैं। बौद्ध भिक्षुक उपगुप्त के द्वारा, ठीक है। इन्हें दीक्षा किनसे प्राप्त होती है? तो बौद्ध भिक्षुक उपगुप्त द्वारा इन्हें दीक्षा प्राप्त होती है, दीक्षा प्रदान की जाती है। अब फ्रेंड्स, बौद्ध भिक्षुक उपगुप्त द्वारा अशोक महान को दीक्षा प्रदान की जाती है। इस बात का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? तो इस बात का वर्णन हमें बौद्ध साहित्य दिव्यवदान में मिलता है। इस बात का वर्णन हमें किस में मिलता है? तो इस बात का वर्णन हमें मिलता है बौद्ध साहित्य दिव्यवदान में। दिव्यवदान, ठीक है। इस साहित्य में हमें इस बात का वर्णन मिलता है कि बौद्ध भिक्षुक उपगुप्त दीक्षा प्रदान करते हैं अशोक को और अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन सभी बातों का वर्णन हमें मिलता है बौद्ध साहित्य दिव्यवदान के अंदर। अब ये तो हो गई धर्म से रिलेटेड बात। अब फ्रेंड्स, एक और धर्म की बात कर लेते हैं हम, एक और संप्रदाय की बात कर लेते हैं, वो है आजीवक संप्रदाय। इसका नाम आपने नेक्स्ट लेक्चर में, इससे पहले के लेक्चर में सुना होगा। जिन्होंने नहीं देखा वो लेक्चर भी प्लीज़ ज़रूर देखें, ठीक है। अब हम बात करते हैं आजीवक संप्रदाय की। आजीवक संप्रदाय, आपको पता होगा अशोक के जो पिता थे बिंदुसार, वे आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। उनका जो संप्रदाय था वो कौन सा था? आजीवक संप्रदाय था। तो ऐसा नहीं है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाने के बाद में इस संप्रदाय को छोड़ दिया था। इस संप्रदाय के लिए भी अशोक ने काफ़ी काम किया है, बहुत सारा काम किया है। आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए अशोक द्वारा बाराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया जाता है। 4 गुफाएं निर्मित की जाती हैं। ठीक है। बाराबर की गुफाएं वर्तमान बिहार में स्थित है। कहाँ पर है ये? वर्तमान बिहार में, बिहार राज्य के अंतर्गत आती हैं ये। उन 4 गुफाओं का नाम क्या था? ये भी काफ़ी फेमस है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो उन 4 गुफाओं का नाम था कर्ज। जैसे इस तरह से गुफाएं, ये बाराबर की, सपोज ये बाराबर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुफाओं का निर्माण करवाया गया बाराबर की पहाड़ियों में। तो जैसे फर्स्ट गुफा है उसका नाम है कर्ज, सेकंड का नाम है चोपार, तीसरी है सुदामा और चौथी है विश्व झोपड़ी। विश्व झोपड़ी,
तो अशोक द्वारा बाराबर की पहाड़ियों में निर्मित गुफाओं का नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। इसके बाद में फ्रेंड्स एक और गुफा का निर्माण होता है आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए ही, पांचवी गुफा, और जिसका निर्माण करवाते हैं अशोक के पौत्र दशरथ, जो आगे जाके मगध साम्राज्य के शासक बनते हैं। उनका नाम होता है दशरथ। उनके द्वारा एक और गुफा का निर्माण करवाया जाता है आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए, और उस गुफा का नाम दिया जाता है नागार्जुन। नागार्जुन, उस गुफा का नाम क्या दिया जाता है? नागार्जुन नाम दिया जाता है। और किनके द्वारा वो निर्मित होती है? तो वो निर्मित होती है अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा। तो ये गुफाएं हैं, काफ़ी फेमस है ये गुफाएं। और किनके लिए बनी है? आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए निर्मित की जाती है। कहाँ निर्मित की जाती है? बाराबर की पहाड़ियों पे। और बाराबर की पहाड़ियाँ वर्तमान में कहाँ पर है? तो बिहार राज्य में है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एक और चीज। अशोक के शासनकाल में शिल्पकारी को काफ़ी प्रोत्साहन मिला था, और ये जो कला है ये काफ़ी विस्तार इसको मिला था, काफ़ी विस्तारित हुई थी। तो शिल्पकला के क्षेत्र में अशोक द्वारा कई स्तंभ बनाए गए थे। उसमें एक स्तंभ काफ़ी फेमस है, वो है सारनाथ का स्तंभ। सारनाथ का स्तंभ, जिसे एक अन्य नाम हम अशोक के स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। अशोक स्तंभ के नाम से भी ये काफ़ी फेमस है। सारनाथ में ये स्थित स्तंभ, इसमें कुछ पशुओं को उत्कीर्ण किया गया है। वे पशु कौन कौन से? शेर, अश्व अर्थात घोड़ा और बैल। इन पशुओं के चित्र अंकित किए गए हैं, उत्कीर्ण किए गए हैं। के चित्र उत्कीर्णित है। इस सारनाथ स्तंभ में या अशोक स्तंभ में एक चक्र बनाया गया है 24 तीलियों से निर्मित। 24 तीलियों से निर्मित चक्र बनाया गया है। इसमें से निर्मित चक्र है। ठीक है, तो इनमें इस स्तंभ की यदि बात की जाए तो इसमें 4 सिंह हैं, आगे पीछे और दाएं बाएं, ऐसे करके 4 सिंह बने हुए हैं। सिंह जो शेर हैं उनकी संख्या कितनी? 4 है। और उनके नीचे एक पट्टी आती है, उस पट्टी पर 24 तीलियों से निर्मित चक्र है। हर शेर के नीचे एक चक्र बना हुआ है, और चक्र के दाएं व बाएं साइड में अश्व व बैल बने हुए हैं। इस तरह यह निर्मित है स्तंभ, जो कि काफ़ी फेमस है। जिसमें से ये 24 तीलियों से निर्मित जो चक्र है, इसे हमारे राष्ट्रध्वज में स्थान प्राप्त है। ठीक है, किसमें इनका? भारत के राष्ट्रध्वज में इनको स्थान प्राप्त है, इस चक्र को, जिसे हम अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। भारत के राष्ट्रध्वज में स्थित, जिसे क्या नाम दिया गया है इस चक्र को? इस चक्र को हम अशोक चक्र के नाम से भी जानते हैं, अशोक चक्र। ठीक है, इसके अंदर स्थित तीलियों की संख्या कितनी है? 24 तीलियां हैं इसमें। अशोक चक्र में उत्कीर्णित शेरों की संख्या 4 है, और अश्व और बैलों की संख्या भी, हर शेर के नीचे जो पट्टी बनी हुई है जिसमें 4 चक्र भी हो गए, और हर चक्र के दाहिने और बाहिने साइड पे अश्व व बैल भी उत्कीर्णित है। मैं यहाँ पर एक इमेज शेयर कर रही हूँ, उसे आप जरूर देखिए, उससे आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी अच्छे से। तो ये हमने बात की सारनाथ का स्तंभ की। सारनाथ ये स्थान कहाँ पर है? तो ये वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में है। कहाँ पर पड़ता है ये? वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में सारनाथ स्थित है। पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, माना जाता है कि अशोक के द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। स्तूपों का निर्माण करवाया गया था, निर्माण हुआ था। साथ ही यह भी कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए इन्होंने अपने पुत्र व पुत्री महेंद्र व संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। महेंद्र व संघमित्रा को कहाँ भेजा था? इन्होंने श्रीलंका भेजा था।
श्रीलंका भेजा था। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई सम्राट अशोक के बारे में। इसके बाद में भी हम अशोक के बारे में और चर्चा करेंगे। किन बातों पे चर्चा करेंगे? तो दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं उनके द्वारा निर्मित अभिलेखों के बारे में, है ना। अशोक ने अभिलेखों की स्थापना की थी और बहुत सारे अभिलेखों की स्थापना हुई थी अशोक के शासनकाल में। माना जाता है, कहा जाता है कि 14 शिलालेखों की स्थापना हुई थी और उन 14 शिलालेखों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम पढ़ने वाले स्तंभ लेखों के बारे में, गुहा लेखों के बारे में।